स्मॉल टीयर बिग फियर एंड आज की वार्ता का विषय है फिशर। हे ऑल, आई एम डॉक्टर पूजा फ्रॉम आयुर्वार्ता एंड एसआरवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। और मेरे साथ आज फिर से एक बार चर्चा पर हैं डॉक्टर संदीप मिश्रा सर। सर नमस्ते। Awesome. और सर हैं अविरल हॉस्पिटल से। सर डायरेक्टली जाते हैं हम आज के टॉपिक पे। फिशर क्या होता है सर, इन वेरी सिंपल वर्ड्स? फिशर मैम लैट्रिन के रास्ते में एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है, कट लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई सारी समस्याएं रहती हैं। इसको हम लोग फिशर बोलते हैं। ओके सर। सर चूंकि हमने कल बात की थी अबाउट पाइल्स इन आवर लास्ट एपिसोड, सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाइल्स एंड फिशर? मैम पाइल्स में क्या होता है कि जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि उसमें जो एनल कुशंस होते हैं लैट्रिन के रास्ते के चारों तरफ, वो धीरे धीरे स्ट्रेनिंग की वजह से नीचे की तरफ आते हैं, और उसकी वजह से पाइल्स की ग्रेडिंग बढ़ती जाती है और मस्से टाइप से डेवलप हो जाते हैं और ब्लीडिंग होती है। पाइल्स में अधिकतर पेनलेस ब्लीडिंग होती है, विदाउट पेन ब्लीडिंग होती है। जबकि फिशर में क्या होता है कि स्टूल हार्ड होने की वजह से, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से, जो एनल कैनाल है उसमें कट लग जाता है, लीनियर कट लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है और उसके साथ में ब्लीडिंग भी होती है। ब्लीडिंग पाइल्स में पेनलेस ब्लीडिंग होती है और फिशर में पेनफुल ब्लीडिंग होती है विद सीवियर पेन। और फर्क ये रहता है कि पाइल्स में अक्सर ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड लैट्रिन के बाद निकलता है, या लैट्रिन के पहले निकलता है। और फिशर में क्या होता है कि लैट्रिन के एक साइड लग के स्ट्रीक टाइप से ब्लड निकलता है। ओके सर, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पाइल्स एंड फिशर। तो सबसे कॉमन कॉजेज क्या होते हैं फिशर के? मैम सबसे कॉमन कॉज कॉन्स्टिपेशन होता है। पेशेंट को अगर सिवियर कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल पास हो रहा है, तो उसकी वजह से जो ट्रॉमा हो जाता है एनल कैनाल में, उसी की वजह से फिशर बनता है, अल्सर बनता है, और फिर इसके सारे सिम्टम्स अराइज होते हैं। ओके सर। When can we say that it's a acute fissure or it's a chronic fissure? What is the difference? मैम अगर स्टार्टिंग में है, पहली बार एपिसोड हुआ है पेशेंट को, और नया कट लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट फिशर। इसमें क्या होता है कि कट लगने की वजह से पेशेंट को सीवियर पेन होता है स्टूल पास करते समय, और जो उसकी एनल कैनाल की मसल्स हैं वो स्पाज्म में चली जाती हैं, Okay, sir. जिसकी वजह से जितनी बार वो पेशेंट स्टूल पर डेफिकेशन करने जाता है, Hmm. उतनी बार बिफोर एंड आफ्टर डेफिकेशन उसको सीवियर पेन होता है। और जब यही चीज लंबे समय तक चलती रहती है, तो फिर वहां की स्किन लैग करके नीचे की तरफ आ जाती है और एक सेंटिनल टैग बन जाता है, और जो अल्सर के दोनों तरफ स्किन कलेक्ट होकर हीप बना देती है। तो फिशर विद सेंटिनल टैग जो लंबे समय से रहता है, उसको हम Hmm. लोग क्रोनिक फिशर कहते ओके सर। सर फिशर में क्या पेन का कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है? हैं। डेफिनेटली मैम, ओके। फिशर में जो पेन होता है वो सिवियर पेन होता है हम्म। ड्यूरिंग डेफिकेशन एंड आफ्टर डेफिकेशन। आफ्टर डेफिकेशन कई बार किसी पेशेंट को आधे घंटे तक पेन होता है, 1 घंटे तक, और किसी किसी को तो 4-5 घंटे तक पेन बना रहता है डेफिकेशन के बाद। तो ये एसोसिएटेड होता है डेफिकेशन से। ओके सर। तो अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन ऐसा कोई कारण हो सकता है फिशर का मेजर? डेफिनेटली मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको प्रेगनेंसी के टाइम में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, जब बेबी का वेट बढ़ता है, और तो नीचे जो होता है सिग्मॉइड कॉलन और रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है, यस जिसकी सर। वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिशर डेवलप होता है। ओके सर। और दूसरी चीज ये है कि जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, तो उसमें जो पेरिनियम होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से भी आसानी से टीयर हो जाता है। ओके तो ये सर। दो कारण इसके अलावा हैं। और फिर कुछ डिजीज जैसे होती है, क्रॉन्स डिजीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, उसमें भी मल्टीपल फिशर्स बनने के चांसेस होते हैं। ओके सर। सर डाइट का क्या रोल है अगेन इन बोथ द केसेस, फॉर प्रिवेंशन एंड इन पेशेंट? मैम डाइट का बहुत ही अहम रोल है, बिकॉज डाइट अगर रिच फाइबर डाइट होगी, और टाइमली अगर आप प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट लेते हैं विथ ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फाइबर्स, अवॉइडिंग मैदा तेल एंड ऑल, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो फिशर नहीं होगा। एनी एज ग्रुप स्पेसिफिकेशंस फॉर फिशर? यस मैम, ये एडल्टहुड की डिजीज है, क्योंकि हरी करी वरी, एडल्ट्स ओके। हरी में रहते हैं, करी मीन्स ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, और वरी उनको एक टाइप का फियर में रहते हैं या प्रेशर में स्ट्रेस में रहते हैं, रहते हैं। स्ट्रेस में रहते हैं, जिस वजह से ये
स्टूल अवॉइड करने की वजह से या प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से एडल्टहुड में ये डिजीज ज्यादा पाई जाती है। ओके सर। तो आयुर्वेदा में फिशर के बारे में कहीं कुछ वर्णित है? बिल्कुल मैम, आयुर्वेद के बारे में फिशर को परिकल्पिका नाम से वर्णित किया गया है और इसके बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है और इसके मैनेजमेंट के बारे में भी बताया गया है। ओके सर। कब सिर्फ मेडिसिन से हम मैनेज कर सकते हैं फिशर को, और कब कुछ और हमें स्ट्रैटेजी अपनानी होती है? मैम, फिशर के मैनेजमेंट की बात करें तो फिशर को हम लोग सबसे पहले डाइट, लाइफस्टाइल इससे मैनेज करते हैं और साथ में कुछ मेडिकेशंस के साथ मैनेज करते हैं। इसको हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करें सबसे पहले डाइट की, तो पेशेंट को रिच फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए। अपने डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल करना चाहिए। फिर उसके बाद डाइट टाइमली लेना चाहिए। जैसे बताया गया है कि अपने खाने का एक नियमित टाइम रखना चाहिए। जैसे आप टाइम से खाएंगे तो टाइम से फूड पचेगा और टाइम से स्टूल पास होगा। अगर आप उसमें अनियमितता करते हैं तो फिर फिशर से निजात पाना थोड़ा मुश्किल होता है। स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबका एक टाइम होना चाहिए। फिर उसके बाद डेफिकेशन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है अधारणीय वेग के बारे में ट्रू सर। कि जो नेचुरल कॉल है, नेचुरल अर्जेस है स्टूल पास करने की, उसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि एक बार आपने अवॉइड किया तो वो पूरा कॉन्स्टिपेशन का कैस्केड स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरा हम बात कर रहे थे कि लाइफस्टाइल, हमको सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखनी चाहिए, हमको एक्टिव रहना चाहिए और अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना चाहिए। दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए एटलीस्ट, और अर्ज को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातों को अगर हम फॉलो करते हैं, साथ में अगर आपको फिशर हो गया है तो फिर हॉट सिस्ट बाथ का बहुत रोल है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। एक टब में पानी गर्म रख के लैट्रिन पास करने के तुरंत बाद 10 मिनट उसमें थोड़ा सा फिटकरी आप डाल सकते हैं या थोड़ा सा बेटाडीन डाल के 10 मिनट अगर अपने हिप्स को उसमें सोक करके बैठते हैं तो इसको हॉट सिस्ट बाथ बोलते हैं। इसका बहुत अहम रोल है फिशर को हील कराने में। फिर इसके साथ में कुछ मेडिकेशंस हैं जो आप अपने नियर बाई सर्जन से मिलके उनको एडवाइस करा सकते हैं। तो अगर ये पूरा आप डाइट, लाइफस्टाइल और हॉट सिस्ट बाथ और मेडिकेशन साथ में लेते हैं हम्म। तो फिशर के हील होने के काफी सारे चांसेस होते हैं। और अगर इसके बाद भी नहीं हील होता है तो फिर हम लोग सर्जरी पे जाते हैं। ऑलराइट सर। अब सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में इसमें कई सारे प्रोसीजर्स हैं। जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर है दैट इज लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी, जिसमें जो स्फिंक्टर्स होते हैं उसमें हम लोग उसको लैटरल साइड पे 3 o'clock या 9 o'clock पे जितना बड़ा अल्सर होता है उतना डिवाइड करते हैं, जिससे वो जो स्पाज्म है वो रिलीव हो जाता है और इससे मोस्ट ऑफ द फिशर्स सही क्योर हो हो जाते जाते हैं। तो हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर ये है। फिर जिसमें क्रोनिक फिशर हो जाता है, नहीं हील हो रहा हम्म। है, तो उसमें फिर फिशर को डिब्राइड करके उस पे फ्लैप लगा देते हैं, रोम्बॉइड फ्लैप लगा देते हैं। ओके सर। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, फिर क्रोनिक फिशर उससे हील हो जाते हैं। फिर थर्ड प्रोसीजर है एनल डायलेटेशन, जो कि अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है। तो इसमें एनल कैनाल को ब्लाइंडली डायलेट करते हैं, जिसकी वजह से फिर पेशेंट्स फिशर हील हो जाते हैं। तो ये 2-3 प्रोसीजर हैं जिसमें वन ऑफ द बेस्ट है लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटमी, जो हम लोग करते हैं। मैं मोस्टली वही अडॉप्ट करता हूँ अपने प्रोसीजर में। तो उसको हम लोग लेजर से भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट। हम लोग डिसाइड करते हैं उसके इकोनॉमिक स्टेटस पे कि उस पे लेजर करना है या ओपन करना है। तो इस तरह से फिशर हील हो जाता है। तो क्या ऐसा होता है कि क्रॉनिक केसेस ऑफ फिशर कैन टर्न इनटू फिस्टुला? यस मैम, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर क्रोनिक फिशर है तो क्रोनिक फिशर को अगर लंबे समय तक वो बना हुआ है और वहां पे कहीं से भी इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तो फिर चूंकि ओपन वुंड होता है तो उसमें फिस्टुला बनने के चांस बनते हैं। एक माइक्रो एब्सेस बन जाता है और फिर उसमें फिस्टुला बन जाता है। ओके सर। So finally, one line take home message for our UG students, PG students, and our audience. मैम, वन लाइन टेक होम मैसेज इज दैट फिशर को अपनी डाइट कंट्रोल रखें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, 3 से 4 लीटर पानी पिएं और एक्टिव रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी नेचुरल अर्जेस को अवॉइड न करें। टाइम से सोने जगने का टाइम अपना फिक्स रखें और जब नेचुरल कॉल आए, स्टूल पास होने की अर्ज हो, तो उसको अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज वंस वी अवॉइड तो वहीं से फिर कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट होता है। कॉन्स्टिपेशन लीड करता है फिशर में। इस तरह से आप फिशर से निजात पा सकते हैं। So prevention is always better than cure. We thank you, sir, for all the information that you have provided on Fisher. आज की वार्तालाप बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नई वार्ता के साथ। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। थैंक यू।